जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर का सेशन, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की। आप सभी को पता है बच्चों, मैं जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च, अप्रैल, मई, जून के करंट अफेयर्स कवर करा चुका हूं और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरीके के करके हम बहुत सारे करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, ताकि आपका 72nd बीपीएससी की पूरी तैयारी हो सके। चहल एकेडमी का पहल शुरू हुआ है मेरे संग, तो मेरे संग के साथ जुड़ के आप अपने रिजल्ट को सुनिश्चित जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपका पहला टॉपिक क्या है। और दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा और आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, Who will represent India at the 10th New Development Bank's Board of Governors meeting in Brazil? सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये जो न्यूज है वो जुलाई की है, और जब ये न्यूज की अनाउंसमेंट आई थी तब ये मीटिंग हुई नहीं थी, और अब ये मीटिंग कवर हो चुकी है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आपसे मीटिंग का डेट कभी भी नहीं पूछा जाता है, मंथ भी नहीं ही पूछा जाता है, बट आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो जुलाई, ठीक है बच्चों, जुलाई में ये मीटिंग कंडक्ट की गई, और ये होती क्या है एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, जुलाई 2025, ठीक है बच्चे, जुलाई 2025 न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक समिट यानी कि मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। और ये 10th मीटिंग थी, ठीक है, 10th मीटिंग थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स मेंबर्स ने इस बैंक को 2014 में स्टार्ट किया था, इसलिए हम इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया इस बैंक का फाउंडिंग मेंबर भी है, यानी कि जब ये बैंक बन रहा था एट दैट टाइम इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टीम, इस टीम में प्रेजेंट था, ठीक है। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जुलाई 2025 में। किसकी? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग। उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो यही आपका सवाल है। और सवाल का आप देखोगे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो निर्मला सीतारमन, आप सभी जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है बच्चे। चलिए, मीटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई में कंडक्ट किया गया, और कहां पे, तो रियो डी जेनारियो में इसको कंडक्ट किया गया, ठीक है बच्चे, याद रखिए। और न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ब्रिक्स संस्था के, उनके मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, 10वीं न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमन जी ने किया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where will the fourth international conference on financing for development organized by the United Nations, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित फोर्थ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, एफ डी सी, क्या बोलते हैं, एफ डी सी, यानी कि फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ये क्यों आयोजित किया जाता है, जितने भी हमारी गरीब कंट्रीज है, पुअर नेशन है, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है बच्चे। जितने भी हमारे पुअर नेशन है या फिर डेवलपिंग नेशन है, ठीक है बच्चों, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। क्लियर है पॉइंट। अब ये मीटिंग 2025 वाली स्पेन में किया गया। स्पेन में कहा बच्चों, तो सेविले में किया गया, स्पेन में सेविले में किया गया, और 3 जुलाई तक ये मीटिंग चला, 30 से लेकर 3 जुलाई तक आप लोग देखोगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक देश का इनिशिएटिव है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज आती हैं, मिलती हैं, और जितने भी पुअर नेशंस हैं उन सब के लिए काम किया जाता है, फाइनेंस को कलेक्ट किया जाता है, और फाइनेंशियल सहायता यहाँ पे दी जाती है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। यानी कि डेवलपिंग नेशंस के फंडिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। नाउ अगला, स्प्री, SPREE 2025 योजना किसने शुरू की है, ठीक है बच्चे, स्प्री। तो आप देखोगे ESIC, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ESIC, ठीक है बच्चे,
तो ईएसआईसी ने शुरू की है। अब ईएसआईसी क्या है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इन्होंने क्या शुरू किया है? स्प्री शुरू किया है। क्या शुरू किया है? स्प्री योजना शुरू किया है। अब स्प्री योजना का मतलब क्या होता है? याद रखेगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। यानी कि इस स्कीम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स को हम इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व करा पाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा पाए। ठीक है बच्चे, याद रखना इंश्योरेंस सभी के लिए जरूरी है। अक्सर आप लोग कई बार बीमार पड़ जाते हो या फिर कंपनी में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने स्प्री शुरू किया है, यानी कि स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। और 31 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक ये योजना चली है। ठीक है, याद रखना। इसका उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में लाना, यानी कि ईएसआईसी एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तरीके की बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ईएसआईसी ने स्प्री शुरू किया है। चलिए ना, ईएसआईसी की 166वीं 196वीं 196 बैठक कहां हुई थी? तो शिमला में हुई थी। ठीक है, 27 जून को आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट, 27 जून को आप लोग देखोगे। इसी मीटिंग में डिसाइड किया गया था स्प्री हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और स्प्री को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दिसंबर तक। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब इसमें कौन कौन गए थे? ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पॉलिसी मेकर्स गए थे, जो कि वहां पे पॉलिसी बनाने के बारे में बात करें, वेलफेयर स्कीम्स पे चर्चा की गई, हेल्थ बेनिफिट्स पे चर्चा किया गया, लेबर वेलफेयर के ऊपर चर्चा किया गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और ईएसआईसी किसके अंडर में आता है? तो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है बच्चों, किसके अंडर में आता है? तो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आप इनको देखोगे। ठीक है, याद रखना लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। चलिए, ईएसआईसी किस मंत्रालय के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसकी स्थापना आप लोग देखोगे 24 फरवरी 1952 को किया गया था। ये वर्कर्स को मेडिकल और कैश बेनिफिट्स देता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाता है, लेबर लॉज को इंप्लीमेंट करवाता है, यानी श्रम कानून को इंप्लीमेंट करवाता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। ठीक है, चले। कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? कोटोका तो घाना में, घाना के कौन सा क्षेत्र में? तो एक्रा, घाना के एक्रा में स्थित है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। और ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखोगे कि जुलाई 2025 में घाना में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट किया गया था। क्लियर पॉइंट। तो डेफिनेटली होता क्या है, किसी भी अगर हम बड़े किसी कंट्री में जाते हैं तो हम उसके सबसे बड़े शहर में यानी कि उसके कैपिटल में हम लोग लैंड करते हैं। तो आप क्या देखोगे? एक्रा घाना की कैपिटल है। ये सारी चीज आप लोग याद रखो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था ये। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी से पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना का दौरा किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव ने घाना का दौरा किया था और 1995 में घाना का दौरा किया गया था और 2025 में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। और इससे क्या होता है, इंडिया और अफ्रीका के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी ज्यादा मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। कौन सा देश पहले ग्लोबल कोस्ट के गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट यानी कि सोना, सोना। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का रिजर्व बहुत ही ज्यादा मिलता था। क्लियर पॉइंट। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, ब्रिटिशर्स के अंडर में था ये, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इसका नाम गोल्ड कोस्ट था, बाद में इसका नाम घाना कर दिया गया था। गोल्ड रिसोर्स बहुत ज्यादा थे। 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ था और ये सब सहारन अफ्रीका का पहला स्वतंत्र देश बना था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। What is the major item imported by the India from Ghana? घाना सबसे ज्यादा, घाना से हम इंडिया यानी कि हम लोग यानी इंडियंस क्या सबसे ज्यादा, भारतीय सरकार क्या सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है? तो गोल्ड आप लोग देखोगे क्योंकि जैसा मैंने बताया गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है वहां पे, गोल्ड की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है वहां पे। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है और गोल्ड हमारे ट्रेड रिलेशन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है घाना के साथ स्पेशली। चलिए, तेगवीर सिंह की उम्र कितनी थी जब वो माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? आप देखिएगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एक बच्चे ने भाई साहब चढ़ाई की, एक बच्चे ने। ठीक है, चलिए क्या नाम है इनका?
तेगबीर सिंह 6 साल 9 महीने 4 दिन इनकी उम्र थी जब इन्होंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की। माउंट एल्ब्रस पंजाब के रोपड़ जिले से हैं और सबसे कम उम्र के चढ़ाई करने वाले इस पूरे माउंट को लीड करने वाले बन चुके हैं। क्लियर बच्चे, याद रखना। तो हाईएस्ट पीक आप लोग देखोगे यूरोप की, ठीक है बच्चे। ऐसे ऐसे माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो ऑफकोर्स जिन्होंने ट्रेनिंग की होगी तो आप सोच के देख सकते हो कितनी छोटी उम्र से इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की होगी और कितनी बहादुरी के साथ, कितनी हिम्मत के साथ ये पूरी माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई उन्होंने की है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस आप लोग देखोगे और कितनी इसकी ऊंचाई है? 5642 मीटर की इसकी ऊंचाई है। हाईएस्ट पीक है यूरोप की, ठीक है। हाईएस्ट पीक यूरोप की, पूरे दुनिया के नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में आप एवरेस्ट को देखोगे, ठीक है। एवरेस्ट जो है सबसे ऊपर है। यूरोप की जो कि रशिया में है, ठीक है। और इसमें दो पीक्स हैं, 5642 और 5595 मीटर की। दो, देखिए होता क्या है ना, माउंटेन रेंज, रेंज क्या होता है? एक पहाड़, दो पहाड़, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ छोटे भी हो गए, कुछ बड़े भी हो गए, ऐसे ऐसे, इनको हम लोग रेंज कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रृंखला यानी कि पर्वतमाला भी कह सकते हैं इनको हम लोग। तो जो रेंज होती है ना, तो यहाँ पे दो सबसे ऊंची रेंजें हैं, ठीक है। उसमें से आप एक देखोगे माउंट एल्ब्रस, जिसकी हाइट कितनी है? 5642 मीटर की। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखेगा, ठीक है। चलिए, यह कॉकासस, कॉकासस माउंटेन में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये पर्वत श्रृंखला होती है, माउंटेन होती है, तो किस माउंटेन में? क्योंकि भाई चोटी तो एक ही होगी ना, ठीक है। तो किस माउंटेन में स्थित है? तो कॉकाकस माउंटेन में स्थित है। क्लियर पॉइंट। 7 समिट चैलेंज का हिस्सा है, यानी कि इस तरीके के 7 ऊंचे हाईएस्ट जो हाई पीक हैं, उन सबको समिट, उन सबको पार करने का एक चैलेंज, जिसको हम लोग 7 समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 7 समिट चैलेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। 10वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कहां हुई है? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, सबसे पहले देखते हैं क्वाड क्या है, ठीक है बच्चे। क्वाड 4 कंट्रियों का क्वाड क्या है, ठीक है बच्चे, याद रखना। क्वाड, क्वाड क्या है? 4 कंट्रियों का एक समूह है, एक ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? यूएस यानी कि अमेरिका देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे? यूएस के बाद, ठीक है, यूएस के बाद क्या देखोगे? यूएस हो गया, अमेरिका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे? ऑस्ट्रेलिया देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप लोग देखोगे, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखोगे हमारा प्यारा भारत, आप लोग देख लोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लोगे जापान, ठीक है। ये 4 देश जो हैं मिला के क्वाड बनाते हैं। क्वाड नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वाड नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो अभी जो 10वीं इनकी मिनिस्ट्री, 10वीं जो इनकी मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में, 2 जुलाई 2025 को आप लोग देखोगे। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर अपन यहाँ पे इनका मेन मकसद क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी करना। आप सभी को पता है इंडो पैसिफिक रीजन में अभी जो सबसे ज्यादा आक्रामक हो चुका है, एग्रेसिव हो चुका है, दैट इज चाइना, है ना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये पहले इंडिया और यूएस ने बनाया था, बाद में इसमें जापान एंट्री हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी एंट्री हुआ था बीच में, फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। यानी कि फिलहाल आप लोग क्या देखोगे? 4 देश, ठीक है बच्चे। लेकिन इंडिया और यूएस ने इसको शुरू किया था इकट्ठा, ठीक है। नाउ 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया है। एस जयशंकर कौन है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आप लोग इनको कहते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। बाकी क्वाड के बारे में आपको बता ही चुका हूं, है ना। क्वाड हमारा एक डिफेंस एक्सरसाइज आप लोग कह सकते हो, डिफेंस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे चारों देश मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं, तो यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज, ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वॉर वगैरह की, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? ठीक है, क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज बोल देते हैं। 2025 में 7वां क्वाड समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इंडिया की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और क्वाड के बारे में आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सी फ्लड वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया सी फ्लड। तो सी फ्लड क्या है? सबसे पहले आप लोग देखेंगे सी फ्लड वेब क्या है। ये सी फ्लड वेब जो है, यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है बच्चे, एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये किस लिए बनाया गया है? ताकि
फोरकास्टिंग यानी कि एडवांस में ही बता दे, ताकि फोरकास्टिंग एडवांस में ही बता दे क्या, फ्लड के बारे में, ठीक है, फोरकास्ट कर दे यानी कि एडवांस में ही बता दे फ्लड के बारे में, यानी कि बाढ़ के बारे में, कि भैया बाढ़ आने वाली है, ठीक है, सचेत हो जाओ। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सी फ्लड वेब पोर्टल, क्लियर पॉइंट, जो कि बाढ़ आने की स्थिति में पहले से ही आपको सूचित कर देगा कि बाढ़ आने वाली है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जा सकते हो, खाने पीने का सामान स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि 12-15 दिन जितने भी बाढ़ रहेगी उतने दिन आपको परेशानी झेलनी पड़ेंगी, है ना, ठीक है। 2 दिन पहले फ्लड का प्रोडिक्शन कर देगा, विलेज लेवल तक वार्निंग सिस्टम देना, मतलब देना इसका मकसद है, क्लियर पॉइंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा, डेफिनेटली आपको इस डिजास्टर का इस पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसके बारे में काफी कुछ कर सकते हो, क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सी फ्लड पोर्टल किसने विकसित किया है, तो सी डैक ने विकसित किया है, और सेंट्रल वाटर कमीशन ने विकसित किया है, सी डैक और सेंट्रल वाटर कमीशन ने। एडवांस कंप्यूटिंग और हाइड्रोलॉजी डेटा का उपयोग किया जाता है, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, रियल टाइम का मतलब होता है उसी समय, ऐसा नहीं कि फ्लड आ रहा है और आप डेटा निकाला, आपने देखा और 2 दिन 4 दिन बाद बता रहे हो, नहीं भाई, रियल टाइम में आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि फ्लड आने वाला है, ठीक है बच्चे, याद रखना। एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, काफी ज्यादा इससे मदद मिलने वाली है और मिलेगी, ठीक है बच्चे। सी फ्लड किन नदी बेसिनों में बाढ़ की भविष्यवाणी करेगा, याद रखना ये इनिशियल है, यानी कि हम पहले चरण की बात करते हैं, तो गोदावरी, तापी और महानदी, क्लियर पॉइंट, ये तीनों बड़ी बड़ी रिवर बेसिन्स हैं, इनमें जब भी बाढ़ आएगी, यानी कि इनको ही अभी ट्रैकिंग पर लगाया गया है, आगे चल के इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये इंडिया के मेजर रिवर बेसिन्स हैं, फ्लड प्रोन एरियाज में आते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम नुकसान कम करता है, फ्यूचर में बेसिन्स को शामिल किया जाएगा, फ्यूचर की बात जब आएगी तो देखा जाएगा, है ना, यानी कि अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि इन 3 नदियों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए, सी फ्लड पोर्टल कहां लॉन्च हुआ, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ, सी फ्लड पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च हुआ, 2 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल, कौन है हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है बच्चे, जल शक्ति मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, सी आर पाटिल नाम है, सी आर पाटिल इनका नाम है, आप लोग देखोगे। नेशनल लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे आप एआई की हेल्प से काफी ज्यादा हेल्प, एआई की हेल्प से काफी ज्यादा पहले हम लोग आने वाली आपदा, आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है, ठीक है बच्चे, क्या है ये, एक नेशनल सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है ना, ठीक है, तो सी डैक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इन दोनों ने एक मिशन शुरू किया, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, याद रखना, सुपर कंप्यूटिंग मिशन का मतलब क्या होता है, सुपर कंप्यूटर बनाना, और सी डैक ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया भी है जिसका नाम क्या है, एरावत, क्या है, जिसका नाम एरावत, ये पुणे में है, ठीक है बच्चे, बनाया गया पुणे में है, बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर, इंडिया में जितने भी डेटा वगैरह है यहाँ पे जाके स्टोर किए जाते हैं। तो आप देखो कि सीडेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने साइंस बेंगलोर ने ये बनाया है, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग बनाया है, और सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लीड कर रहे हैं। तो ये मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, इसका उद्देश्य हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग डेवलप करना है, रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, एआई उपयोग किया जाएगा, इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग में सेल्फ रिलायंट बनाने का इनका मकसद है। तो याद रखना, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है, तो IISc आप लोग देखोगे और सीडैक देखोगे, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो मानेसर में हुआ था, ठीक है बच्चे, अर्बन यानी कि शहरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी यानी कि जो लोकल लेवल पे पंचायती राज वगैरह गांव में होते हैं ना, वैसे म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है शहरों में, उनकी बात कर रहे हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो मानेसर में 3 से 4 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया, ठीक है।
अर्बन गवर्नेंस पर फोकस किया गया, जैसे कि हम शहरों की बात कर रहे हैं, अर्बन जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनकी, उन पे हम लोगों ने फोकस किया। म्युनिसिपैलिटीज की रोल पर चर्चा किया गया। डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथनिंग की बात की गई, किस तरीके से लोकल जो अर्बन गवर्नमेंट है हमारे देश में मजबूती होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के, इन सब चीजों पर हम लोगों ने बात की। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला को आप देखोगे कि इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस को। ठीक है बच्चे, याद रखना। ये कौन है? लोकसभा के स्पीकर है, हमारे लोकसभा के स्पीकर आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, किसके स्पीकर दिखाई देंगे? तो लोकसभा के स्पीकर आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखेंगे आप, लोकसभा के स्पीकर इन और ओम बिरला। और इन्हीं पे तो अभी चलाया गया था, क्या चलाया गया था? ठीक है, इन्हीं पे तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा तो। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं को ऊपर, ओम बिरला के ऊपर ही। तो इन्होंने ही अर्बन लोकल बॉडी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूती मिली। अर्बन गवर्नेंस को कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, पॉलिसी डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ओम बिरला ने उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चे, नाउ इस सम्मेलन का थीम क्या था? थीम, ये कि कोई भी सम्मेलन होता है, कोई भी समिट होता है तो उसका एक थीम होता है, तो इसका थीम क्या है, ध्यान से देखिएगा। रोल ऑफ अर्बन रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशनल बिल्डिंग। यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, यानी जो शहरी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनका रोल डेमोक्रेसी में बढ़ाना, यानी कि लोकतंत्र में बढ़ाना, यही इनका मतलब है, मकसद है। क्लियर पॉइंट बच्चे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे जान है, आत्मा है लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में अर्बन लोकल बॉडीज के रोल को बढ़ावा देना, यही इसका थीम है। तो अर्बन बॉडीज गवर्नेंस का ग्रास रूट लेवल है, सिटीज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग देखोगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। ठीक है बच्चे, किस संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में क्या किया गया है? नगर पालिकाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। याद रखना कौन सा अमेंडमेंट? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1 जून 1993 से लागू किया गया था। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया, 3 टियर अर्बन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चे, 3 लेवल वाली अर्बन स्ट्रक्चर को स्थापित किया गया था। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क, यानी कि CYPAN की एग्जीक्यूटिव कमेटी में किस भारतीय का चयन हुआ है? क्लियर पॉइंट। कॉमनवेल्थ आप सभी को पता है ना, कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिशर्स ने जिन जिन देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था, यानी कि गुलाम बनाया था, उन उन देशों का एक ग्रुप बना दिया था आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने। अब उन्हीं के बीच में मैच वगैरह होता है भाई, ठीक है ना यार, अब हम अलग तो हो ही रहे हैं, तो क्यों एक दूसरे से नफरत करें, मतलब बहुत सारी ऐसी भावनाएं थी जिनको लेकर कॉमनवेल्थ बना दिया गया। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क CYPAN की एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनकी एक मीटिंग होती है, किस भारतीय का चयन हुआ? ठीक है, तो सुकन्या सोनोवाल का आप लोग देखोगे यहाँ पे चयन किया गया था। ठीक है, याद रखना। और ये आसाम से हैं और IIT गुवाहाटी की छात्रा हैं। CYPAN यूथ पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव है, यानी कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, यूथ के पास क्या क्या आइडियाज है। देखिए, आज का यूथ बहुत ज्यादा काबिल है, आज का यूथ इतने सारे स्टार्टअप ले चुका है, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट दे चुका है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशन में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, AI डेवलप कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला रहा है, इनोवेशन ला रहा है, नवाचार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके पास आइडियाज बहुत सारे होंगे। तो उन्हीं आइडियाज को आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इंप्लीमेंट किया जाएगा
और उन्हीं आइडियाज को एक मंच पे लेकर के आने के लिए क्या शुरू किया गया था, CYPAN शुरू किया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। इसमें क्या है, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज के युवा आकर के मिलेंगे और आगे डेवलपमेंट पे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो सुकन्या सोनोवाल आप लोग देखोगे आसाम से हैं और IIT गुवाहाटी की छात्रा है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कितने देश हैं, तो 56 कंट्रीज हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं। वो सारे के सारे देश जो कि ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे कभी, और अभी उन्हीं देशों का एक ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। मोस्टली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज इसमें शामिल है, सारी सारी आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नाउ कॉमनवेल्थ का सचिवालय कहां पे है, तो लंदन में है, यानी कि ब्रिटेन में है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो सारे के सारे आप कॉमनवेल्थ मैच देखते हो ना, तो यही कंट्रीज तो पार्टिसिपेट करती हैं कि यार चलो अब आजादी कर दे ही दिया है, अलग अलग कंट्रीज हो ही चुकी हैं, तो क्यों नहीं हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स कराए जाते हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स भी आप लोग देखोगे, ठीक है। सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 6वां क्षेत्रीय केंद्र कहां खोला गया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो सावित्रीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 6वां क्षेत्रीय केंद्र कहां खोला गया है, तो रांची में खोला गया है, ठीक है, याद रखना। यह इंस्टीट्यूट वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, यानी कि जहां पर भी महिलाओं के डेवलपमेंट की बात होगी तो वहां पे इंस्टीट्यूट कार्य करेगा, जहां पे भी बच्चों के डेवलपमेंट की बात होगी तो वहां पे इंस्टीट्यूट कार्य करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, पहले से बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर, मोहाली में स्थित है और रांची 6वां क्षेत्रीय केंद्र बनने जा रहा है, ठीक, बन चुका है, मतलब बनने क्या जा रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग और रिसर्च एक्टिविटीज यहां पर की जाती हैं, और किस फील्ड में, तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए, हु इनॉग्रेटेड दिस स्कीम, किसने इनॉग्रेट किया, तो अन्नपूर्णा देवी ने इनॉग्रेट किया। क्लियर पॉइंट। और अन्नपूर्णा देवी कौन, मतलब 2025 में जब इसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है, तो उनका उनका उस टाइम भी पद क्या था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है बच्चे। 4 जुलाई 2025 को इनॉग्रेशन हुआ और वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज पर काम करती हैं ये, और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को काफी ज्यादा आगे बढ़ाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करती हैं, ठीक है बच्चे। द इंस्टीट्यूट इज अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का अंडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आप इनको देखोगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री वुमेन सेफ्टी के लिए काम करता है और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। स्कीम्स जैसे ICDS आदि इंप्लीमेंट किया करता है, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब कुछ की बात किया करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिए। और ये वल्नरेबल सेक्शंस के लिए काम करता है, यानी कि वो लोग जो सोसाइटी में मजबूर हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन क्षमता बहुत ज्यादा है, जैसे बहुत सारी महिलाएं स्टार्टअप लेना चाहती है, क्षमता है लेकिन ले नहीं पा रही हैं। इस तरीके से आप लोग क्या देख रहे हो, उन सारी महिलाओं को डेवलप करवाने के लिए, उन सारी महिलाओं की क्षमता को यूज में लाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ वेयर वाज द 23rd OPCW रीजनल मीटिंग हेल्ड, क्लियर पॉइंट। OPCW की 23वीं रीजनल मीटिंग कहां पर आयोजित की गई है, तो 1 से लेकर 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। OPCW केमिकल वेपन्स बैन एनफोर्स करता है, यानी कि केमिकल वाले जो केमिकल वाले जो हथियार बनाने वाले जो नेशंस हैं उनको रोकता है ये। एशिया के देशों ने इनमें भाग लिया और ग्लोबल डिसआर्मामेंट एफर्ट्स किया जाता है, यानी कि अभी तक जितने भी हमारे केमिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हो गए, ठीक है, परमाणु जो हथियार हो गए, उन सबको रोकने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि दिल्ली में कंडक्ट किया गया, ठीक है बच्चे, याद रखें। OPCW का मुख्यालय कहां है, तो हेग में है, हेग में है OPCW का मुख्यालय, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी केमिकल वेपन की का इस्तेमाल को रोकने के लिए, उनके प्रमोशन को रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन को रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, और 1997 में इसको बनाया गया था। हेग आप लोग देखोगे, हेग इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर आप लोगों को दिखाई देगा, यानी कि मुख्यालय आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट। और इसे 2013 में, इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, क्योंकि जाहिर सी बात, देखो ये केमिकल वेपन को डिसआर्मामेंट की बात कर रहा है, यानी कि उनको नष्ट करने की बात कर रहा है, हथियारों को नहीं बढ़ाने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे OPCW काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए। तो 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। नाउ
who has been re-elected as president of खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? याद रखना, सुधांशु मित्तल जी का नाम, सुधांशु मित्तल जी का नाम। इनका कार्यकाल आप लोगों को 4 वर्ष का दिखाई देगा, यानी कि 4 वर्ष का होता ही है आमतौर पे, ठीक है, और इनका भी इसलिए 4 वर्ष का ही होगा। खो खो, अब देखिए क्लियर पॉइंट, तो और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ये पूरा इवेंट करवाती है, भारत में जितने भी खो खो का मैच होता है वो सब यही कनेक्ट करवाती है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। और नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी तरीके के मैचेस, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया, इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है बच्चे, भारतीय नौसेना की पहली महिला नौसेना, एयरफोर्स नहीं, नेवी की बात करें, सॉरी, नौसेना ये, ठीक है। तो इंडियन नेवी की पहली फाइटर कौन है? तो आस्था पुनिया। आप लोग देखोगे तो इंडियन नेवी में फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुई हैं, और ये माइलस्टोन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि डिफेंस सेक्टर में वुमेन्स की एंट्री थोड़ी कम हो जाती है। काफी लोगों का यह मानना है कि यार डिफेंस सेक्टर में वुमेन्स अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वुमेन्स आज की डेट में भैया स्पेस तक पहुंच रही हैं, पहले भी स्पेस तक पहुंचती थी, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी हैं अपनी सफलता को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के। तो आप वुमेन्स को नहीं रोक सकते हो जनाब। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर दिया है आस्था पुनिया ने, कि इंडियन नेवी में फाइटर पहली फाइटर बन चुकी हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ गोल्ड बैज किस बल द्वारा दिया जाता है? तो इंडियन नेवी के द्वारा दिया जाता है। ये बैज सर्टिफाइड पायलट्स बनने पर दिया जाता है, यानी कि अगर जो आस्था पुनिया अभी पायलट बनी है, फाइटर पायलट बनी है, तो उनको ये बैच दिया जाएगा, कि ये मतलब एक रूल होता है यहाँ पे, बैच लगाया जाता है कि हाँ भैया ठीक है, आपने एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है पायलट बन के, तो ये ठीक है। इंडियन नेवी यह बैच सर्टिफाइड पायलट बनने पर दिया जाता है, एविएशन ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर दिया जाता है, और एक तरीके का सम्मान है, प्रेस्टीज है, आपको एक पद दे दिया जाता है कि आप फाइटर बन चुके हो, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट सारी सारी चीजें हैं। तो इंडियन नेवी ये विंग्स ऑफ गोल्ड बैच देता है, ठीक है बच्चे। चलिए, वेयर इज आईएनएस देगा लोकेटेड? देगा, आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है बच्चे। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है बच्चे, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस बोले तो इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो आईएनएस देगा कहां स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। नेवी के 4 कमांड है, उसमें से ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर में आता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये क्या है? नेवल एयर स्टेशन है, ठीक है। मैरीटाइम सर्वेलेंस में उपयोग किया जाता है, यानी कि हमारे पूरा जो क्षेत्र है नेवी का, जो पूरा तट है समुद्र का, उसकी पूरी निगरानी रखी जाती है, पूरा सर्वेलेंस रखा जाता है आईएनएस देगा के द्वारा, ठीक है बच्चे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कमीशनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा, और इस सेशन को एक बार और आप लोग रिपीट मोड पे देखिए, आपको सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती चली आएंगी। 72nd बीपीएससी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे संग पहल में जुड़े और चहल एकेडमी के इस इनिशिएटिव का, इस पहल का हिस्सा बने, और अपनी जीत, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।